तो आप लोग अपने उत्तर देना भी शुरू करिए। अच्छा, ए बी, कुछ लोग ए पे जा रहे हैं, कुछ लोग बी पे जा रहे हैं। चलिए, सबको कर दें, ए को भी कर दें, बी को भी कर दें, बताइए बच्चों, सबको कर दें। ए होगा ऑप्शन। नई पत्रिका का जो संपादन है, नई कविता पत्रिका का जो संपादन है, वो बच्चों कहाँ से हुआ है? तो वो इलाहाबाद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो इलाहाबाद से हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट मैम दिस साइड संध्या। हाँ, सबका सबका स्वागत है। नई कविता का जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ है? तो नई कविता का प्रकाशन हुआ है आपके कहाँ से? इलाहाबाद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? इलाहाबाद से हुआ है। ठीक है, तो विकल्प हमारा ए जाएगा। और लगभग जितने विद्यार्थी हैं उन्होंने सही उत्तर दिया है। ठीक है, और इससे इस कविता के बहुत लोग इससे जुड़े रहे हैं। ठीक है, जैसे जगदीश गुप्त हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी, बहुत लोग इससे जुड़े रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना। इसके साथ बच्चों मैं एक दो प्रश्न आपको और बता देती हूँ। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है इसका भी संपादन इलाहाबाद से हुआ है। सरस्वती जो पत्रिका है इसका संपादन भी इलाहाबाद से हुआ है। ठीक है, तो नई कविता का पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से, इसके साथ साथ हिंदी प्रदीप और सरस्वती पत्रिका का भी संपादन इलाहाबाद से हुआ है। और जितने विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है उन सभी का आंसर बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आयोगवा कहा जाता है? अगला प्रश्न है आपका, आयोगवा कहा जाता है? तो बताएं विद्यार्थी, किसको कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को कहा जाता है? आयोगवा किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको खूब रटाया है, अंग और आहा। हिंदी में दो आयोगवा होते हैं। कितने होते हैं? तो दो आयोगवा होते हैं। इसको कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और इसको कहा जाता है विसर्ग। इनमें से विकल्प में कौन सा है? इनमें से विकल्प में है विसर्ग। तो हमारा विकल्प क्या जाएगा? विकल्प 2 जाएगा। क्या जाएगा? विकल्प 2 जाएगा। तो बेहतर विकल्प हमारा कौन सा होगा? ए होगा। बहुत अच्छा, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं बच्चे। हाँ, अपर्णा शुक्ला, संस्कृत में 4 नहीं है, संस्कृति में 4 नहीं है, संस्कृत में 4 है। संस्कृत होता है बच्चा, संस्कृति तो आपकी वो हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। ये आपका शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, आपके अध्यापकों ने बताया होगा कि वाचन के समय आपकी और पुस्तक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो 9 इंच होनी चाहिए, 10 इंच होनी चाहिए, 11 इंच होनी चाहिए या 12 इंच होनी चाहिए। तो कितनी इंच की दूरी पे हमें पुस्तक रख के पढ़ना चाहिए? बहुत बढ़िया उत्तर आ रहा है सभी का, क्या बात है, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। वॉइस नहीं आ रही है क्या? सभी के पास मेरी वॉइस नहीं आ रही है? बच्चों एक बार कमेंट करके बताओ, क्या सभी के पास मेरी वॉइस नहीं आ रही है? किसने ये कमेंट किया है? सभी के पास। चलिए, तो हमारा कौन सा विकल्प सही जाएगा? कौन सा विकल्प हमारा सही जाएगा? 12 इंच होगा। क्या होगा? आ रही है, बच्चे कह तो रहे आ रही है। किसको नहीं आ रही थी? एक बार बच्चे, एक बार फिर से अपना ना, एक बार फिर से अपना फोन चेक करिए। अच्छा ठीक है, किसी ने कमेंट अभी किया था 12 इंच होगी। क्या होगी बच्चों? 12 इंच होगी। 12 इंच की दूरी पर हमें जो है पुस्तक रखनी चाहिए। इसके साथ मैं एक प्रश्न आपको और बता देती हूँ शिक्षण से संबंधित। जो एक शिक्षक का बोर्ड पर खड़े होने का एंगल होता है कि किस एंगल पे एक शिक्षक को खड़ा होना चाहिए, तो वो 45 होता है। 45 डिग्री पर, 45 डिग्री के कोण पर एक शिक्षक को खड़ा होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और नहीं भी पूछा जाता है तो हम सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। उसका खड़े होने का तरीका कुछ यूँ होना चाहिए, क्योंकि जब आप 45 के एंगल पे आप खड़े होंगे तो आपके सामने आप बोर्ड पे भी कंसंट्रेट कर पाएंगे और आप अपनी कक्षा में भी कंसंट्रेट कर पाएंगे। इसलिए बोर्ड पे खड़े होने का जो एंगल होता है वो 45 होता है, और पुस्तक से दूरी बनाने का जो एंगल है या पुस्तक से दूरी जो है वो हमें 12 इंच रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा समीप नहीं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब, किसकी पंक्ति है?
बहुत फेमस पंक्ति है, बहुत पूछी जाती है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये किसकी पंक्ति है? बताएं विद्यार्थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर, अच्छा लगभग दे रहे विद्यार्थी। चलिए, हाँ, शेयर करिए, वीडियो को खूब शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, क्योंकि आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि कंपटीशन कितना हाई लेवल पे है, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना समझ में आता है हमारा कंपटीशन कितना चल रहा है। ठीक है, चलिए बताइए, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो ये किसने कहा है? बताएं विद्यार्थी, ये किसने कहा है? आपके 4 विकल्प है, निराला, नागार्जुन, रघुवीर सिंह या फिर मुक्तिबोध। किसने कहा है? किसने कहा है? तोड़ने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, मठ और गढ़, ये किसने कहा है? बहुत बढ़िया, ये किसने कहा है? ये कहा है आपके किसने? गजानंद, गजानन माधव। गजानन माधव मतलब कौन? मुक्तिबोध। गजानन माधव मतलब कौन? मुक्तिबोध ने कहा है। किसने कहा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है कि तोड़ने ही होंगे गढ़ और मढ़। ठीक है, किसने कहा है? तो ये मुक्तिबोध की पंक्ति है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये भी आपका शिक्षण से संबंधित है। प्रश्न है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? बताएं विद्यार्थी, किसका प्रयोग करते हैं? ओवरहेड प्रक्षेपक का या प्रोजेक्टर इसको कहते हैं, स्लाइड प्रक्षेपक का करते हैं, या अपारदर्शी प्रक्षेपक का करते हैं, या फिल्म स्ट्रिप में कहते हैं। इसको ओपेक प्रोजेक्टर के नाम से या फिर एपीडाइस्कोप के नाम से भी जानते हैं। तो किस दृश्य उपकरण का, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? बताइए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या होगा? अच्छा, कुछ लोग सी दे रहे हैं, सब लोग सी दे रहे, कुछ लोग ए दे रहे हैं, ए वाले बहुत कम दिख रहे हैं। किस पे जाया जाए? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या होगा निम्नलिखित में से? बच्चा, आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। कौन सा होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। जब आपको शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री पढ़ाई गई होगी, सीडीपी के अंतर्गत ही आपको पढ़ाया गया होगा, तो आपको बताया गया होगा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जिसमें उपकरण में क्या मिलती है? पारदर्शी मिलती है, बाकी कोई भी विकल्प आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मौन पाठन के विषय में धारणा है। आपने पाठन पढ़े होंगे, पठन के कई प्रकार, वाचन, मौन, आपका शास्त्र और वाचन, इसलिए इसी में आपका एक प्रश्न बनता है कि मौन पठन के विषय में धारणा है। क्या धारणा है? इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्र चित्र होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की गति धीमी, ध्वनि ओंठों से निकलती है, या इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो बचाए विद्यार्थी हमारे कि मौन पाठन के विषय में कौन सी धारणा जो है वो सत्य होगी? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दें विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दें कि मौन पाठन के विषय में हम किसको सही मानेंगे? मौन पाठन के विषय में किसको सही मानेंगे? अच्छा, फास्ट करा है, चलो तब ठीक है, फास्ट ही बढ़ते हैं। बहुत अच्छा उत्तर होगा, एकाग्रचित होकर पढ़ने में। क्या कहेंगे? क्योंकि मौन का मतलब ये है, जब हम मन में एकाग्रचित होकर पढ़ते तो मौन पाठन हमें सिखाता है एकाग्रचित होकर के पढ़ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तदी समाज की स्थापना किसने की? तो बच्चों बताओ, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशव चंद्र सेन ने। तो तदी समाज की जो स्थापना है, तदी समाज की, आर्य समाज की स्थापना के लिए दयानंद स्वामी सरस्वती जाने जाते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं, और तदी समाज की स्थापना के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जाएगा आपका 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तदेव शब्द का संधि विच्छेद है, तदेव शब्द का संधि विच्छेद है, तो तदेव का अर्थ होता है तब ही,
तब ही, और तब कहा जाता है तदा को, और ही कहा जाता है एव को, और तदा धन एव से मिलके बनता है तदेव। तो विकल्प कहाँ पर है? विकल्प यहाँ पर है। और संधि कौन सी होगी? तो संधि बच्चों होगी यहाँ पे वृद्ध संधि। बाकी आपके एक भी विकल्प सही नहीं है। तो तदेव शब्द का जो विच्छेद होगा वो होगा तदा धन एव। और जितने विद्यार्थी 4 उत्तर दे रहे हैं वो एकदम सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा टारगेट है आप सभी का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छी पंक्ति है। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक या फिर उपमा। चरण के समान कमल, चरण को ही कमल मान लिया गया, चरण को ही क्या मान लिया गया? करण कमल मान लिया गया। और जब उपमेय उपमान में, जब उपमेय उपमान में कोई भेद ना हो, कोई भेद ना हो, अर्थात क्या प्रकट हो? अभेद प्रकट हो, तो वो कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ये दोनों एक ही मान लिए गए, इसलिए कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। विकल्प हमारा क्या जाएगा? रूपक। और जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, क्या व्यक्त की जाए? संभावना व्यक्त की जाए, तो बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। और जब उपमेय उपमान के समान हो, साधारण धर्म के साथ में हो, तो उपमा अलंकार। यहाँ पे कौन सा जाएगा आपका? रूपक अलंकार। यमक आप जानते हैं, जब एक शब्द दो के 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, तो आपका यमक। अगला प्रश्न आते हैं। मुँह को होई बाचाल, पंगु, पंगु चढ़े होगा, पंगु चढ़े, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। मुँह को होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जा सुकृपा सुदयाल, द्रबहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद कौन सा होगा? तो बताए विद्यार्थी, उपरोक्त में कौन सा छंद होगा? छंद के लिए हमें मात्राओं की गणना कर लेनी है। इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1। तो ये कितनी हुई? 1, 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, और 9 और आपका 5 4 9, और 9 आपका हो ही होगा बच्चा, यहाँ पे हो ही होगा। मुंह को होई बाचाल, तो ये हो जाएगी आपकी 5 और 5 और 1 6, 6 2 8 और 8 3 11। कितनी मात्राएं हुई? 11। और जैसे ही हमको 11 मिलेगा तो 11 के साथ समन्वय किसका? 13 का समन्वय होता है। और 11 13 वाला छंद कौन सा होता है? सोरठा होता है। जब 13 और 11 का समन्वय होता है तो छंद कौन सा होता है? दोहा होता है। जब 16 मात्राएं मिले प्रत्येक में तो छंद कौन सा होता है? चौपाई। और जब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं मिले तो छंद कौन सा होता है? छंद हमारा होता है रोला। तो विकल्प हमारा कौन सा जाएगा? विकल्प हमारा जाएगा सोरठा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को शेयर करते रहें बच्चों। बहुत अच्छा, ये भी आपका प्रश्न है। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? ये बच्चों आपका जूनियर का पेपर है, इसलिए आप देख रहे हैं इसमें रचनाओं पे ज़्यादा फोकस किया गया है। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा या फिर पुरस्कार? सबसे पहला प्रश्न, तो ये जितनी भी रचनाएं हैं सब जयशंकर प्रसाद की हैं। और उसमें पूछा गया कि मधुलिका किसका पात्र है? मधुलिका, तो मधुलिका जो है हम क्या उत्तर देंगे? मधुलिका के लिए हम क्या उत्तर देंगे? मधुलिका के लिए उत्तर जाएगा पुरस्कार। पुरस्कार कहानी का पात्र है कौन? मधुलिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ये भी बहुत फेमस है आपका। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा। बताइए आधे अधूरे, आधे अधूरे, आधे अधूरे मैंने कई बार बताया है, एक बार और भी क्लास आपकी ली थी तब भी आपको सिखाया था। आधे अधूरे की जब बात आएगी तो नाम आता है मोहन राकेश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति है, इसको इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध, वर्तनी जरूर पूछी जाती है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। तो रचयिता, रचयिता, रचयिता या फिर रचयिता, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से बच्चों ये आपका शुद्ध होता है। और इसी में ध्यान में रखिएगा, इसी में ध्यान रखिएगा, एक कवि का भी बहुत पूछा जाता है, कव। तो कवि का जो है वो कवयित्री होता है, कवयित्री होता है। उसी तरीके से यहाँ पढ़ना है, रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता है। तो जब आप शुद्ध बोलेंगे तो वर्तनी भी शुद्ध होगी। तो कवित्री में या और इधर, और रचयिता में भी किस में रहता है? या में रहता है। तो विकल्प हमारा कौन सा जाएगा? विकल्प हमारा बी जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों, कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, फिर करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पर ऊपर। तो कर्म को, ये किसका चिन्ह, कर्ता का, ये किसका चिन्ह, करण का। ठीक, और ये जो चिन्ह आते हैं, ये तीनों चिन्ह बच्चों आते हैं किसमें, संप्रदान के लिए। किसमें आते हैं संप्रदान के लिए आते हैं। तो बेहतर विकल्प हमारा कौन सा जाएगा, विकल्प हमारा सी जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा उत्तर सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 100+ हम लोग हो चुके हैं और हम लोग जैसे ही 2-3 प्रश्न पार करेंगे हम लोग को 150 हो जाना है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर बच्चों व्यक्तिवाचक। बाजार कहने से किसका बोध होगा। तो बाजार का मतलब जहाँ एक चीज ना हो, कई चीजों का समूह पाया जाए, इसलिए बाजार में कौन सी संज्ञा, तो बाजार में समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो जो गुणों की विशेषता बताए वो कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण। यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रंग, दशा, आकार, गुण, ये जो भी कुछ आए वो गुणवाचक विशेषण, और ये इनमें से कुछ भी ना हो तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। तो गोल तो गुण है, नुकीला भी गुण है और भीतरी भी क्या है, गुण है। इसका मतलब ये तीनों तो नहीं होंगे क्योंकि नहीं पूछा गया। तो कौन होगा, अधिक होगा। और अधिक कैसा विशेषण है, ये आप हमको कमेंट करके बताएं कि अधिक जो है वो कैसा विशेषण है। गुण नहीं है तो कैसा विशेषण है, जल्दी से बच्चों कमेंट करो। बहुत बढ़िया उत्तर आया सबसे पहले सौम्या जी का कि परिणाम है। अधिक मतलब क्या हो जाएगा, परिणाम, परिमाण, सॉरी, अधिक मतलब क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। अधिक मतलब क्या हो जाएगा, तो अधिक मतलब हो जाएगा आपका परिमाण। क्या हो जाएगा, परिमाण। ठीक, जहां पर मापक की बात की जाए वहां पर आपका परिमाण होता है। आगे चलिए अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन होती है। सहायक, प्रेरणार्थक, नामबोध, नाम धातु। बताएं हमारे विद्यार्थी, मुख्य क्रिया को कौन स्पष्ट करता है। तो भैया मुख्य क्रिया के काम में क्या बात है। अपर्णा जी, आलोक जी, अनामिका, पवन, कृतिका, सबका उत्तर बहुत बढ़िया आया है। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है सभी लोगों की। ठीक है, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाला, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली तो एक ही बच्चों क्रिया होती है, कौन, सहायक क्रिया। ठीक, जैसे हम कह दें खा लिया, ठीक, तो खाने को स्पष्ट किसने किया, लिया को। तो लिया कैसी क्रिया बच्चों, लिया सहायक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जैसे हम कह दें पढ़ना तो खुद पढ़ेंगे, और कह दे पढ़वाना तो ये क्रिया कैसी, प्रेरणार्थक क्रिया। और नाम बोधक, नाम धातु, ये दोनों एक ही क्रियाओं के दो नाम हैं। ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बने नाम बोधक कहलाती है। जैसे पागल से बना दे पगलाना, हाथ से बना दे हथियाना। तो ये सारी क्रियाएं बच्चों कैसी हैं, ये नाम बोधक कहो या आप नाम धातु कहो, ये दोनों एक ही हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया उत्तर। अच्छा, सौम्या जी का उत्तर वही आ रहा है जैसे हाथ से थी ना, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों है, यथाशक्ति में कौन सा समास। समास से एक प्रश्न ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यथाशक्ति में कौन सा समास। यथा एक उपसर्ग है और जब किसी यथा एक अव्यय है और जब किसी शब्द से पहले कोई अव्यय आ जाए तो एक ही समास होगा, कौन सा, अव्ययी भाव समास। अगर पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, अब वो प्रधान पद कौन सा, अव्यय, तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान तो कौन सा समास बच्चों, तो आपका होगा द्वंद्व समास। ठीक है, दूसरा पद प्रधान तो कौन सा समास, तो बच्चों होगा आपका तत्पुरुष समास। और अगर विशेषण विशेष संबंध, उपमेय उपमान संबंध तो कौन सा समास, तो बच्चों होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा विकल्प क्या जाएगा, विकल्प हमारा जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न आज का है आपका आगे का, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अजात शत्रु में कौन सा समास है।
अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु बताइए भाई, तत्पुरुष कर द्वंद्व या कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास? अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, तो ये एक विशेष की बात हो गई। और जब बात विशेष की होगी, अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अर्थात वही व्यक्ति अजात शत्रु। और जहाँ अर्थ निकले अर्थात का, वहाँ समास कौन सा? बहुब्रीहि समास। कर्मधारय होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं। कई पद मिलके किसी तीसरे की विशेषता बताएं। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? भाद्रपद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके देशज शब्द में बोल दे भादों। आप लोग भादों बोलते हो ना, भादों, ठीक है, भादों का महीना। तो बताइए, भादों के बाद श्रावण, श्रावण मतलब सावन। आश्विन कहते हैं क्वार को, जिसको आप लोग क्वार बोलते हो। और पौष तो आप जानते हो पूस, पौष को हम लोग क्या बोलते हैं? पूस बोलते हैं। और इसके बाद है आषाढ़। तो इसमें पूछा गया बाद का, तो बच्चों बताएं कौन सा महीना आएगा? कौन सा महीना आएगा? क्या बात है, ठीक है। सावन, भादौ, कुमार, कार्तिक, अगहन, ऐसा हम लोगों के यहाँ कहा जाता है। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? आश्विन। कौन सा होगा? आश्विन, जिसको आप क्वार के नाम से भी जानते हो, क्वार या कुमार हम लोग कहते हैं। तो वही आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? आश्विन हो जाएगा। और भादों से पहले पूछा जाए, पहले, तो बच्चों भादों से जो पहले है वो आता है कौन सा? सावन आता है। और इस समय कौन सा महीना चल रहा है? कमेंट करके मुझको बताएं, इस समय कौन सा महीना चल रहा है? इस समय कौन सा महीना चल रहा है? कमेंट करके हमको बताएं, इस समय कौन सा महीना चल रहा है? कमेंट करके हमको बताएं। बहुत अच्छा, कार्तिक है। कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक। सावन के पहले आपका आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़ के बाद में सावन, सावन के बाद में भादों, और भादों के बाद में आश्विन, यानी जिसको हम लोग क्वार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सावधान मनुष्य, ये पंक्ति है आपकी, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक, और तज कर मोह स्मृति के पार। नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे या फिर निराला? क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? किसकी पंक्ति को टिक करेंगे? किसकी पंक्ति को टिक करेंगे? तो भी ये हैं हमारे कौन? ये हैं कौन? अच्छा, कुछ बी कुछ सी, कुछ बी कुछ सी। क्या बात है, सब लोग कंफ्यूज हो रहे हो, सब लोग कंफ्यूज हो रहे हो। क्या उत्तर जाना चाहिए? क्या उत्तर जाना चाहिए? उत्तर जाना चाहिए कौन? दिनकर जी। कौन जाना चाहिए? दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, तो हमारा दिनकर हो जाएगा। विकल्प कौन सा जाएगा? दिनकर। जो लोग निराला पे पहुंच गए हैं वो वापस आ जाएं, और वापस किसके पास पहुंच जाएं? दिनकर के पास। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है बच्चों लघूर्व। लघूर्व में संधि कौन सी है? लघूर्व में संधि कौन सी है? अयादि, दीर्घ, वृद्धि, यण। जो क्लास के बच्चे जुड़े होंगे, मुझे नहीं लगता उनको सेकंड भर भी लगना चाहिए इसका उत्तर देने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए। बहुत अच्छा उत्तर आया सभी का, सबका उत्तर बहुत अच्छा आया है। क्या बात है, 22 का भी। सौम्या अवस्थी बहुत तेजी से उत्तर दे रहे हैं। अपर्णा शुक्ला, क्या बात है, बहुत अच्छा उत्तर है सभी का। बी जाएगा, ठीक, बी जाएगा। दीर्घ संधि क्यों? क्योंकि लघु मतलब छोटी, और ऊर्मी मतलब लहर, और जब ऊ के बाद ऊ आ जाए तो ऊ और ऊ मिल के बना देते हैं बड़ा ऊ। और संधि कौन सी? दीर्घ संधि। जब मिले आई और औ बच्चों तो संधि कौन सी? वृद्धि संधि। जब क्रमशः ई का या, ऊ का वा और री का रा बने तो संधि कौन सी? यण संधि। और जब ए का आए, ए का आए, आई का आए, आई का आए, ओ का अब, ओ का अब, और बच्चों आओ का आओ बने तो संधि ध्यान में रखनी है कौन? एक ही संधि आपकी अयादि संधि। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प हमारा जाएगा दीर्घ संधि। लगभग मुझे लग रहा है सभी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर करेक्ट दिया है। बहुत बढ़िया, बस वीडियो शेयर नहीं हो रहा है, बाकी सब एकदम बढ़िया है। कपूर शब्द है, कपूर शब्द है। आप लोग मेरी मेहनत का भी ना प्रचार नहीं करते, कितनी गलत बात है। हमारे स्टूडेंट हो करके ये बहुत गलत बात है। ठीक है,
खूब शेयर करिए वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताए हमारे विद्यार्थी, क्या होगा? कपूर शब्द तद्भव होगा, तत्सम होगा, देशज होगा या फिर विदेशज होगा? कौन सा होगा कपूर? बताइए। तो आप लोग जानते हो कपूर तद्भव होता है और कपूर का तत्सम होता है कर्पूर गौरम, कर्पूर होता है। कर्पूर शब्द तत्सम है और कपूर शब्द तद्भव है। तो हमसे कपूर पूछा गया तो विकल्प कौन सा जाएगा? विकल्प हमारा बी जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक मुंह दो बात, एक मुंह दो बात मुहावरा, अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या फिर बात बनाना। क्या कहेंगे एक मुंह दो बात को? क्या कहेंगे एक मुंह दो बात वाले व्यक्ति को? हाँ, अभी कहेगा चलेंगे, थोड़ी देर बाद कहेगा नहीं चलेंगे, ठीक है। तो मुंह एक है, बातें कितनी है? दो है। तो इसका मतलब अपनी बात से पलट जाना। विकल्प कौन सा चला जाएगा? विकल्प आपका चला जाएगा, ए नहीं होगा। ए किसने दिया है? ए नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, देशज और विदेशज के बारे में बता दें। ओके ओके, एक मिनट सुन लीजिए। चलिए इसमें देख लो, एक मिनट आ जाते हैं। ओके, देखो जो शब्द बच्चा क्षेत्रीय भाषा से उत्पन्न हो, जो शब्द क्षेत्रीय भाषा से उत्पन्न हो, क्षेत्रीय भाषा का अर्थ ये होता है कोस कोस में पानी बदले, तीन कोस में वाणी बदले। जैसे क्षेत्र बदला वाणी बदल गई, जैसे क्षेत्र बदला शब्द बदल गए। मैं कुछ फेमस शब्द बता देती हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे लोटा शब्द हो गया, डोंगा शब्द हो गया, ठीक है, तेंदुआ शब्द हो गया, ठीक है, चिड़िया शब्द हो गया, खिचड़ी शब्द हो गया। कौन सा शब्द? खिचड़ी शब्द हो गया, ठीक है, खिचड़ी, खिचड़ी शब्द हो गया, खिड़की शब्द हो गया। ये शब्द जो किसी पार्टिकुलर क्षेत्र से उत्पन्न हो वो कहलाते हैं देशज शब्द, या फिर जो किसी भी भाषा के ना हो वो कहलाते हैं देशज शब्द। और वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से, उर्दू से, फारसी से, अंग्रेजी से, पुर्तगाली से इत्यादि अन्य भाषाओं के हैं और प्रयोग कहाँ किए गए? हिंदी में किए गए, वे कहलाते हैं विदेशज शब्द। कुछ विदेशज शब्दों का मैं जिक्र आपसे कर देती हूँ, कुछ विदेशज शब्दों का जिक्र कर देती हूँ जो आपके हाईलाइटेड होते हैं। जैसे हम कहें आलपीन, आलपीन पुर्तगाली शब्द है। जैसे हम कहें अलमारी, अलमारी पुर्तगाली शब्द है बच्चों। जैसे हम कहें लालटेन, लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैसे हम कहें बोतल, तो बोतल भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे अनेक शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे कहें कसम, तो ये उर्दू भाषा से है। जैसे हम कहें आईना, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। तो वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए वे विदेशज, और वे शब्द जो देश से उत्पन्न हुए वे कहलाते हैं देशज। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा, तो इसकी तो हमने चर्चा कर ली थी। एक मुंह दो बात जो है अपनी बात से पलट जाना, ये आपका अर्थ होगा। और जितने विद्यार्थियों ने इसका आंसर तीसरा दिया था, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। इसको एकदम रुकना नहीं, तुरंत इसका उत्तर देना है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। बार बार प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब इसको बार बार पढ़ना है। मैंने कक्षा में भी आपको बहुत अच्छे से बताया है कि मात्रिक छंद हमारी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक प्रश्न मात्राओं से संबंधित आपको ध्यान रखना है। और हम देख भी रहे हैं, लगातार 3-4 सेट से देख रहे हैं, रोला दोहा सोठा चौपाई, रोला दोहा सोठा चौपाई, बार बार हाईलाइट हो रहे हैं। तो 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा? चौपाई। ये एक सममात्रिक छंद है। 24 मात्राओं वाला छंद कौन सा? ये आपका रोला, ये भी सममात्रिक है। और बच्चों ये दोनों अर्ध सममात्रिक हैं। कैसे हैं? अर्ध सममात्रिक हैं, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के अर्ध सममात्रिक हैं और दोनों बच्चों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। दोहा में 13 11 और इसमें होती हैं 11 13, ठीक है। तो हमसे कौन सा पूछा गया? हमसे पूछा गया 16 मात्राओं वाला, तो हम क्या कहेंगे? चौपाई कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रैक्टिस कराने का एक यही फायदा हमको मिलता है कि बार बार कौन से प्रश्न लगातार हाईलाइट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसको हमको क्या करना है? बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अधरों में राग आनंद, अधरों में राग अमंद पिए,
अलकों में मलयज बंद किए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, पंक्ति में कौन सा रस होगा। बताइए बच्चों, अधरों में, अधर मतलब ओठ, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद की, तू अब तक सोई है आली, करुणा शांत श्रृंगार या वात्सल, वात्सल्य है नहीं, शांत है नहीं और करुण है नहीं, कौन सा है, श्रृंगार है। क्योंकि आंखों में विहाग भरे, ऐसी चीजें कब होती हैं, जब हमारे अंदर प्रेम या रति का संचार होता है तभी होती हैं। और इस संदर्भ में हमारा उत्तर जाएगा बच्चों कौन सा, श्रृंगार रस। कौन सा जाएगा, नहीं ए नहीं जाएगा, करुण नहीं करना है। क्लास में बहुत अच्छे से बताया है आपको, ठीक है, कि करुण और वियोग में दो में अंतर होता है, तो करुण में नहीं पहुंच जाइएगा, करुण से क्या करिएगा, करुण नहीं होगा आपका, श्रृंगार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अपने नंबर भी काउंट करते रहिए, हम लोग समाप्त होने पे पहुंच चुके हैं। नंबर भी काउंट करते रहिए, बताइए कि 30 में आपने कितने किए हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। बताएं विद्यार्थी, अंधा कुआं, अंधा कुआं के लिए हम किसको जानते हैं, डी आंसर जाएगा। बहुत बढ़िया, किसने दिया है भाई सबसे पहले, ये अनुपमा यादव जी हैं और इसके पहले कृष्णा निषाद जी हैं। बहुत तेजी से उत्तर इन लोगों का आया है, बहुत तेजी से इन लोगों का उत्तर आया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अज शब्द स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया। बच्चों अज कहा गया है बकरे को, और अज में जब अजा लगता है, अजा कहा गया है बकरी को, तो जब आ लगता है तो आपका अजा शब्द बनता है। अजा कहा गया है बकरी को, अजा, अजा कहा गया है किसको, बकरी को कहा गया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और अज कहा गया है बकरे को, तो अजा बनाएंगे। जैसे जैसे सपोज दैट सुत है, सुत मतलब पुत्र, तो आ लगाएंगे तो सुता बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अज में आ लगाएंगे तो अजा बन जाएगा, तो आपका विकल्प 3 जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943, 1938, 1954, 1941। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है विद्यार्थियों। प्रथम तार सप्तक का क्या होगा, देखो तार सप्तक के 4 आपके ध्यान में रखने हैं बच्चों। 1943 ये आपका पहला था, तो इसमें 1943 है चूंकि प्रथम ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, आपका प्रथम ही पूछा गया है। और बच्चों 1951 ये आपका दूसरा संपादन हुआ था, जिसको हम द्वितीय संपादन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में बच्चों 1959 ये तृतीय संपादन है, यानी तीसरा संपादन है, इसको तीसरे संपादन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद बच्चों 1979 ये चौथा संपादन हुआ था तार सप्तक नामक पत्रिका का, ठीक है। तो चारों आपको ध्यान में रखने, कभी पहला, कभी दूसरा, कभी तीसरा और कभी चौथा पूछ देता है, तो विकल्प हमारा ए जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और बहुत अच्छा मुझे लगा है, उत्तर आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया दिए हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग अपने प्रश्न भी, उत्तर भी आप लोग अपने कमेंट करिए और आप बताइए कि इसमें आपका उत्तर क्या जाएगा। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का सी को पकड़ लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। सी सा जैसे, सी सा से जैसे, इनके अर्थ में कौन सा होगा, तो उपमा अलंकार होगा। और विकल्प हमारा कौन सा जाएगा, तो बच्चों विकल्प हमारा जाएगा डी। और जितने विद्यार्थी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सब अपने कमेंट करके बताएं कि 30 में उन्होंने कितने नंबर जो हैं सही किए हैं, ठीक है, 30 में कितने नंबर सही किए हैं। जिस तरीके से मैंने आज का सेशन कराया है और जिस तरीके से आपने तेजी से उत्तर दिया है, इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारी तैयारी जो है वो अब लगभग कंप्लीट हो रही है। और आज मैंने फास्ट लिया भी इस वजह से था थोड़ा सा, ताकि मुझे भी देखना था, पढ़ तो हम बहुत कुछ चुके हैं। अब प्रश्न और उत्तर, अब हमें 4 विकल्प ना ढूंढने पड़े, हम प्रश्न पढ़ के सीधे अपने विकल्प पे जाएं, इतनी तैयारी हमारी मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए आज का जो सेशन है वो मैंने, और आज के बाद के जितने सेशन बच्चों रहेंगे वो फास्ट रहेंगे, जो लगेगा इंपॉर्टेंट उस पर रुकेंगे, क्योंकि प्रश्न और प्रश्न के बाद हमको वहां जाना है जहां हमारा क्या छिपा है, उत्तर छिपा है, ठीक है विद्यार्थियों। तो जल्दी से मुझे बताइए, अच्छा 20 में 15, 28 में, अच्छा व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, एक बार समझ लो। अगर मूल रूप से कहेंगे तो व्यंजन के 3 प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। एक आपका बच्चों स्पर्श हो जाता है, एक हो जाता है अंतस्थ, ठीक है, और एक हो जाता है आपका ऊष्म।
और मूल व्यंजन यही है, तो मूल प्रकार भी यही होने चाहिए। ठीक है, 33। लेकिन 2 और बढ़ जाते हैं जाकर के आपके 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन, तो उस तरीके से 5 हो जाते हैं। लेकिन जब व्यंजन की बात आएगी तो हमको सिर्फ 3 ही कहना चाहिए, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। 30 में से 28, 30 में से 28, क्या बात है पढ़ना जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, पूजा जी का तो 30 में 29, क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा भाई। चलिए चलिए ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन तो अच्छे होंगे ही, इतने आसान आते बच्चा, इतने ही आसान आते हैं, इसीलिए आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर में करा रही हूँ। क्वेश्चन बच्चों इतने ही आसान आते हैं, ठीक है, कठिन हम करते हैं, कठिन हम करते हैं, क्वेश्चन इतने ही आसान आते हैं। तो 2 चीज़ों का कंसंट्रेट कि आप पेपर में पहुँचें, तो हमने सब पढ़ा है, हम कर ले जाएंगे। पहला तो ये खुद से संकल्प लें, दूसरा संकल्प ये लें कि हर एक प्रश्न का उत्तर आराम से दें। सारे प्रश्न आप पढ़ चुके हो, सारी चीज़ें आपको आती हैं, और आप सही प्रश्नों को गलत तब करते हैं जब आपके दिमाग में फोबिया होता है। तो आप ये फोबिया निकाल